बस उसके आगे का पार्ट अभी हम लोगों को पढ़ना है। अमन अमन अमन, अब दिख रहा है क्या मेरा चेहरा? मिस्टर अमन। यस सर। ओके। सो हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट टाइम। ये लास्ट स्लाइड था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंगो लाइक प्लांट विच हैज द इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें इट हैज ऑल द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इधर दे विल हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर और न्यूटर फ्लावर। तो ये सब मिलकर होता है पॉलीगैमस कंडीशन। पॉली मतलब डिफरेंट, मेनी, मोर देन वन, करेक्ट। सो इधर द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज मोनेशियस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज डायोशियस, एंड देन मल्टीपल रहेगा तो मोर देन 2 रहेगा तो इट्स कॉल्ड एज पॉलीगैमस कंडीशन। ओके। अच्छा, अभी ना देयर इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट व्हिच वी नीड टू लर्न हियर, दैट इज इंसर्शन ऑफ फ्लोरल व्हर्ल्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? जैसे अगर आप देखते हो ना, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है दैट वी हैव a condensed structure stem here, and this stem which is in the form of word will have 4 nodes, बराबर है? and then each node will give rise to single whorl. हर एक नोड से एक whorl आएगा, जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इस तरीके से। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, arrangement of the floral parts will be seen with respect to gynoecium. What is gynoecium? Gynoecium is the female part. तो ओवरी जो रहता है गाइनोशियम में, फीमेल पार्ट का जो ओवरी, पिस्टिल का जो ओवरी रहता है, सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट द फ्लोरल व्हर्ल्स आर अरेंज्ड ऑन द थैलेमस, सो वी कॉल दैट एज इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल व्हर्ल्स. So what is it? It is the position and arrangement of the floral whorls with respect to gynoecium. Which part of the gynoecium? The ovary. ठीक है? On the thalamus is known as insertion, floral insertion. Okay? ठीक है? और इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल whorls. इसमें 3 अलग अलग टाइप आएंगे. सबसे पहला टाइप आता है दैट्स कॉल्ड एज हाइपोगाइनी. हाइपो मतलब बिलो, गाइनी मतलब गाइनोशियम, मतलब ऑल द अदर फ्लोरल whorls आर अटैच्ड बिलो द ओवरी, ओवरी के नीचे अटैच रहेगा. देन वी हैव पेरीगाइनी, मीनिंग व्हाट? these whorls will be attached these whorls will be attached around the ovary, so it is known as perygyny. और उसके बाद आता है एपिगाइनी, मतलब एपी मतलब अबव, मीनिंग दिस फ्लोरल whorls will be attached above the ovary. समझ में आ रहा है ये? हेलो? यस सर। हाँ, यस सर। भाई लोग और उनकी बहन लोग बात करो, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा. ओके. हाँ, एक मिनट, अभी मेरे लिए चाय आया है, चाय, एंड आई एम गोइंग टू ड्रिंक दैट नाउ. मुझे चाय मिला ही नहीं था. महादेवा, थँक यू. वेलकम सर. देव तुमचं भलं करो. तुम्ही स्वतःच देव आहात. महादेव ने मुझे चाय लाके दिया है. आई नो खुशी, ये मेरा आशीर्वाद देने का तरीका है खुशी. बरोबर सानिका. चाय मस्त है सृष्टि, थैंक यू. चलो, अभी कोई तो भी मुझे पूछ रहा था एपीगाइनी का मतलब क्या आता है. एपी मतलब अबाउ. ओके, एपी का मीनिंग क्या आता है? एपी मतलब अबाउ, मीनिंग दिस अरेंजमेंट और दिस अटैचमेंट ऑफ द फ्लोरल whorl इज प्रेजेंट अबाउ द ओवरी. हाँ, एक मिनट. हाँ, मुझे एक फोन कॉल आया है, आई विल जस्ट टेक दिस, जस्ट अ मिनट. एंड पेरी का मतलब क्या आता है? पेरी मीनिंग अराउंड.
So arrangement of other floral whorls are present around the ovary. एपी मतलब above, पेरी मीनिंग अराउंड, हाइपो मतलब बिलो. ओके, फिर से कॉल आया. मैम मेरी आवाज ही नहीं जा रही है वहां तक. ओके, चलो देखते हैं एक एक करके. सबसे पहला, द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज द हाइपोगाइनी. हाइपो मतलब बिलो. एज यू कैन सी हियर, थैलेमस इज कॉन्वेक्स शेप. अगर आप थैलेमस का देखते हो तो थैलेमस हियर इज कॉन्वेक्स, शोज कॉन्वेक्सिटी, और इट इज कोनिकल इन शेप, एंड ओवरी इज गोइंग टू बी सुपीरियर. ओवरी ऊपर है, एंड ऑल द अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड बिलो. कैन यू सी दिस? Androecium and corolla and all this. एक मिनट, there is one. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेन ऑल आर अटैच्ड बिलो द ओवरी. ओवरी के नीचे अटैच्ड है. देखो ये फोटोग्राफ में भी आपको क्लियरली दिखेगा. करेक्ट? सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनी. सो ओवरी इज गोइंग टू बी सुपीरियर. ओवरी सबसे ऊपर है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा तरीका क्या है भाई? अचानक किसी ने मुझे मैसेज डाला, अच्छा तरीका है. साई प्रसाद, क्या हुआ? कौन सा तरीका अच्छा है? चलो, सो हाइपो मतलब बिलो, गाइनी मतलब गाइनोशियम. सो ऑल द अदर फ्लोरल वर्ल्स आर अरेंज्ड बिलो द गाइनोशियम. आशीर्वाद, हाँ आई नो, आशीर्वाद लेने का तरीका. एग्जांपल इज हिबिस्कस. दिस इज फर्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव. मस्टर्ड, ब्रिंजल. सो दीस आर ऑल द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ हाइपोगाइनी. ओके, तो हिबिस्कस में भी देखोगे ना, तो ये ओवरी है, और इसके नीचे ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे अटैच्ड है. करेक्ट? यस यस, ठीक है. सो these are all the examples of hypogyny: hibiscus, mustard and brinjal, right?
नेक्स्ट हाइपोगाइनी के बाद आता है पेरीगाइनी. नाउ एज यू कैन सी हियर इन केस ऑफ पेरीगाइनी डिफरेंस है देखो दोनों फ्लावर्स में. द थैलेमस इज कप शेप्ड और सॉसर शेप्ड, बशी की तरह होता है. ठीक है. ओवरी इज गोइंग टू बी सेमी इंफीरियर, मतलब पूरी तरह से सुपीरियर भी नहीं है, पूरी तरह से इंफीरियर भी नहीं है. सो इट इज सेमी इंफीरियर एंड द सेपल पेटल एंड स्टेमन दे विल अराइज फ्रॉम द रिम ऑफ द कप एंड दे लाई अराउंड द ओवरी. तो अगर आप देखोगे ना तो पूरा ऐसा ओवरी के आजू बाजू में है. राइट. सो दे आर ऑल प्रेजेंट अराउंड, मतलब ये सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमेन है. दे आर ऑल प्रेजेंट अराउंड द ओवरी, ओवरी के आजू बाजू में रहेगा. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पेरीगाइनी. पेरी का मतलब आता है अराउंड, अराउंड गाइनी मतलब गाइनोशियम. सो ऑल द अदर वर्ल्स आर प्रेजेंट अराउंड द गाइनोशियम, सो इट्स नोन एज पेरीगाइनी. ठीक है. सो वी हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. जैसे फॉर एग्जांपल पी एंड बीन. कैन यू सी दिस? देखो ये ओवरी इधर है और उसके आजू बाजू में पूरा ये अटैच्ड है, तो यहां से ऐसे साइड से पूरा ऐसा अटैच्ड रहेगा लाइक दिस. ओके. सो दिस इज नोन एज द पेरीगाइनस कंडीशन. राइट. या फिर रोज प्लांट का भी एग्जांपल आप ले सकते हो. इफ यू सी हियर ओवरी इज प्रेजेंट समवेयर हियर लाइक दिस, ये ओवरी है और उसके आजू बाजू में ये पूरा अटैच्ड है. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. ओके. ये लो लास्ट स्लाइड. हो गया? No, sir. Oh, no. Done, sir. Okay. So example of periginy is pea and bean. ठीक है. And then rose is an example of perigynous condition or periginy. पेरीगाइनी के बाद the next comes is the एपीगाइनी. एपी मतलब अबाउ. तो अगर आप देखोगे ना तो ओवरी नीचे है, बराबर है. तो थैलेमस का शेप बदल गया इधर. हियर द थैलेमस विल ग्रो अपवर्ड एंड कंप्लीटली एनक्लोजिंग द ओवरी. पूरे ओवरी को ये थैलेमस कवर कर लेगा इस तरीके से. करेक्ट. सो दैट ऑल द अदर वर्ल्स आर प्रेजेंट अबव द ओवरी. ओवरी के ऊपर रहेंगे. सो द ओवरी इज गोइंग टू बी इंफीरियर. ओवरी नीचे है, इंफीरियर मतलब बिलो. ओके. एंड the sepal, petal and stamen will lie above the ovary. So that's why it's called as epi. Epi का मतलब आता है above, gyne का मतलब आता है gynosium. So it is present above the ovary. So it is known as what? It is called as epigyne. समझ में? इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. So what you need to remember? You need to remember the meaning of these words and their examples. That's it. ओवरी दिखेगा नहीं यहाँ पे अनलेस यू डाइसेक्ट दी थैलेमस. अमन, थैलेमस को डाइसेक्ट करोगे तो आपको ओवरी दिखेगा. ठीक है. चलो हो गया. डन. No, sir. Done, sir. ओके. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कंडीशन? सनफ्लावर, you can see ovary is present below. guava is another example. This is typical sunflower. तो आप देखो ओवरी नीचे और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ऊपर है ना. सनफ्लावर के डिस्क फ्लोरेट्स हमने पढ़ा था ना, डिस्क फ्लोरेट्स, तो उसका ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है. सो डिस्क फ्लोरेट इज नथिंग बट द बंच ऑफ फ्लावर्स. इनफ्लोरेसेंस है वो. ओके. So sunflower and guava is the example of epigyne. Okay. Now I want to अच्छा epigyne का स्क्रीनशॉट ये ले अमूली. हो गया? Yes, sir. ओके. ना अभी हम लोगों को ना एक सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ने. 4 अलग अलग वर्ल्स है, बराबर है. कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सो व्हाट इज कैलिक्स? व्हाट इट इज एग्जैक्टली मेड अप ऑफ?
एपिगाइनिका एग्जाम्पल में ना ये दो है, सनफ्लावर एंड गुआवा. संजीवनी, सनफ्लावर एंड गुआवा इज द एग्जांपल ऑफ दिस. तो हम लोग को ना ये चारों स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं. ओके, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, चारों स्ट्रक्चर्स पढ़ने. तो ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, फिर इसके मॉडिफिकेशंस क्या है और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है. तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कैलिक्स. So it is the outermost and the first wall of the flower, which is made up of these green colored structures known as leaf-like structures known as the sepal. Okay, so green colored leaf-like structures called as the sepal, which is going to form a whorl of sepal called as the calyx. Whorl मतलब round circle. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं calyx, right? Now if you observe the calyx, now in certain flowers, in certain plants, in certain flowers, the calyx, all the sepals of the calyx are free. They are not attached to each other. Now when the sepals of the calyx, they are free, then we call this condition as polysepalous. Poly मतलब many, sepalous, okay, मतलब sepal. So poly का यहाँ पे फिर मतलब आएगा free. So they are basically free from each other. So this is how they will look like. So if you see brassica as an example, can you see all the sepals are free from each other? They are not fused with each other. So we call this as polysepalous condition. Whereas if the in a calyx, if the sepals are fused with each other, सब एक दूसरे के साथ fused रहेंगे, तो we call this as gamosepalous. Gamos का मतलब आता है fused. Okay, so the sepals are fused with each other, so called as gamosepalous. जैसे for example hibiscus, hibiscus का flower, गणपति का फूल हम लोग देखते हैं, तो उसके जो sepals होते हैं ना, they are all attached to each other ना, they are all fused, correct? So it looks something like this. So this is known as gamosepalous condition. So we have two conditions here in the calyx. One is polysepalous, the other one is gamosepalous. अब ये नाम common है. Poly जहां पे आएगा मतलब it is free, gamos जहां पे आएगा मतलब it is fused. तो जैसे polypetalous and gamopetalous. So petals are free, petals are fused, ऐसा. Fine. So इस तरीके से ये रहेगा दो important conditions of the calyx and their presentation. Now there are different types of calyx we have. What are the types of calyx? These types of calyx are based on the duration. मतलब कितने टाइम के लिए वो फ्लावर के ऊपर रहता है. कुछ कैलिक्स ऐसे होते हैं कि फ्लावर ब्लूम हो गया, कैलिक्स गिर जाता है. कुछ कैलिक्स में फ्लावर का फ्रूट बनना चालू हो जाता है तो गिर जाता है. कुछ कैलिक्स में इवन इफ देयर इज अ फ्रूट फॉर्म्ड, स्टिल द कैलिक्स विल कंटिन्यू. तो कौन से टाइप होते हैं? तो सबसे पहला, सो व्हेन द सेपल्स दे फॉल ऑफ एज सून एज द फ्लोरल बड ओपन्स. जैसे ही बड ओपन हो गया, द सेपल्स हैव फॉलन, ऑल द सेपल्स हैव फॉल्ड ऑफ. सो दिस कंडीशन इज नोन एज कॉर्डेशियस. ओके, so this type of calyx is called as cordaceous type of calyx. Cordaceous का मतलब क्या आता है? In a calyx, the sepals will fall off as soon as the floral bud opens. मतलब बर्ड ओपन होके उसका फ्लावर बन गया, जैसे ही फ्लावर बनेगा all the sepals will fall. So it is known as cordaceous. जैसे for example अर्जिमोन. तो आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे इस फ्लावर तैयार हो गया, लेकिन नीचे कहीं पे भी कैलिक्स नहीं दिख रहा है, सेपल्स नहीं दिख रहे. ठीक है, so this condition is called as the cordaceous. Now when the sepals they survive till weathering of the petals, जब तक पेटल्स नहीं गिरते हैं तब तक सेपल भी इंटैक्ट रहेगा. ठीक है, so this condition is known as what? This type of calyx will be called as deciduous. Deciduous का मतलब क्या आता है? The sepals will continue to survive till the time the weathering of the petals is taking place, meaning till the time the petals are falling off. एक बार पेटल गिर गया तो उसके साथ कैलिक्स भी गिर जाएगा. So we call this as deciduous condition. ठीक है, like for example in case of mustard. तो मस्टर्ड के फ्लावर अगर आप देखते हो ना, तो उनको कैलिक्स भी रहेगा, प्रॉपर मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही मस्टर्ड फ्लावर के पेटल्स गिरना चालू हो जाएंगे, द सेपल्स विल आल्सो फॉल ऑफ. ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन. वन इज द कॉर्डेशियस, द अदर वन इज डेसिडियस. कॉर्डेशियस मतलब द मोमेंट द बड डेवलप्स इनटू अ फ्लावर, द सेपल्स विल फॉल. Deciduous का मतलब the sepals will start falling as the
petals will degenerate. Okay, so as the petals they fall, the sepal will also fall. So this is deciduous. Which cloud? ये वाला. Yes, sir. हो गया? Okay. ठीक है, चलो. Now next type, when the sepals they remain even after fruit formation. fruit बन गया फिर भी sepals जैसे के तैसे ही है. So it is known as persistent calyx. जैसे ब्रिंजल, ब्रिंजल देखा होगा ना आपने, तो उसमें रहता है. जैसे पी है, गार्डन पी, तो ये ग्रीन पीस लेकर आते हैं ना, तो उसमें भी होता है. यस, ब्रिंजल में रहेगा. ठीक है, स्ट्रॉबेरी में रहता है. करेक्ट पीयूष. ठीक है, तो उसमें भी रहता है. पोमोग्रेनेट में भी होता है. ये आदित्य. लेकिन ब्रिंजल में देखो कितना डिस्टिंक्टली दिख रहा है ना. द सेपल्स आर इंटैक्ट, परसिस्टेंट सेपल. सो सेपल्स हैव नॉट फॉलन. यस सानिका, करेक्ट. टोमेटो में भी रहेगा. So many examples are there. So these are all the examples of persistent calyx. ठीक है. Now, what are the functions of calyx? Calyx का काम क्या होता है? Which last slide लोहिता? ये वाला. persistent का सारा. सारा. ये persistent का पहला, फिर सारा. Done? Yes, sir. Done. Done, sir. Examples of persistent is pea and brinjal. Brinjal. चलो, what are the functions of the calyx? तो सबसे पहला तो it encloses the flower in the budding condition. बड रहता है तो पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स करेगा. फ्लावरिंग हो गया बिकॉज कैलिक्स इज ग्रीन इन कलर, सो इट विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. देन प्रोटेक्ट्स द इसेंशियल ऑर्गन्स फ्रॉम द रेन एंड इंजुरी. इसेंशियल ऑर्गन्स यानी कौन से? एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. ठीक है. एंड एज इट इज ग्रीन इन कलर, सो इट्स गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कैलिक्स. तो सबसे पहला, एनक्लोजिंग द फ्लावर इन द बड स्टेज, protecting the essential organs from rain and injury, and being green in color, it performs the process of photosynthesis. तो ये photosynthesis भी करता है. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं कैलिक्स के. लिख लो इसको, तब तक जरा मैं कॉल करता हूं.
Done, sir. यस, आ गया मैं। ओके चलो, ये हो गया हमारे फंक्शंस ऑफ द कैलिक्स। हाँ, कैलिक्स के फंक्शंस। अभी ना कैलिक्स के मॉडिफिकेशंस हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस इन द कैलिक्स, राइट ना। सबसे पहला, ठीक है, देयर इज वन इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन व्हिच इज सीन कॉल्ड एज द एपिकैलिक्स। नाउ व्हाट इज एपिकैलिक्स? एपी का मतलब क्या आता है? अबव। So a series of small sepal like bracts which are forming on outer calyx beneath the true calyx। मतलब true calyx तो रहेगा ही, उसके नीचे और एक सर्कल तैयार हो जाएगा like a bract। but it is not a bract, it is a type of sepal, so we call this as epicalyx। can you see this? हिबिस्कस में है। तो ये वाला जो है ना, ये ट्रू कैलिक्स है, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे बन रहे हैं, दैट इज नोन एज द फॉल्स कैलिक्स। थोड़ा ध्यान दो इधर पहले, बाद में मैं देता हूँ लास्ट स्लाइड आपको। ओके तो ये अगर स्ट्रक्चर पहले देख लो। सो दिस इज नोन एज एपी, मतलब ऊपर, एपी मतलब अबव, ठीक है। सो दिस फॉल्स ट्रू कैलिक्स इज प्रेजेंट अबव द फॉल्स कैलिक्स, इसके लिए उसको बोला गया है एपिकैलिक्स, करेक्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन। हो गया? Yes, Sir, 1 minute. ओके डन। Yes, sir. done, sir. यस, ठीक है। सो हिबिस्कस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। सो फंक्शन क्या रहेगा इसका? बिकॉज इट इज ग्रीन इन कलर, सो देयरफॉर इट विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंपल। क्योंकि ग्रीन कलर का, इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस करेगा। सो दिस इज एपिकैलिक्स का ये जो सेपल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीसेपल। कैलिक्स का जो सेपल रहता है तो नेचुरली एपिकैलिक्स का क्या रहेगा? एपीसेपल। ओके, यहां तक ठीक। सो कैलिक्स का ये जो सेपल रहेगा, दिस सेपल विल बी नोन एज एपीसेपल। एपिकैलिक्स इसके लिए एपीसेपल ऐसे नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेटेलॉइड। पेटेलॉइड कैलिक्स। नाउ व्हाट इज दिस? सेपल्स आर ब्राइटली कलर्ड लाइक पेटल्स। पेटल्स की तरह सेपल्स दिखते हैं, so it is known as petalloid calyx, which is a modification, so it appears like this, जैसे लिली में आपको दिखेगा। so here it is petalloid। so the function क्या रहेगा? because it is colored, so colored portion of the plant will have an important function of attraction of the insects for pollination, so same function इसका रहेगा। so this is known as petalloid type of sepal। okay, so it is called as petalloid, okay, which appears like a petal, इसके लिए पेटेलॉइड, पेटेलॉइड कैलिक्स, ये डेफिनेशन है। सेपल्स आर ब्राइटली कलर्ड लाइक पेटल्स। ये क्या है लोहिता? मुर्गा। मुर्गा इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। मुर्गा क्या है? मोगरा। मोगरा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुर्गा लिखा है तूने। सर वो ऑटो करेक्ट हो गया। वो मुझे पता नहीं, मैं बोला मुर्गा क्या है, ये अभी नया एग्जाम्पल। मुर्गा इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एपिसेपल ना, एपिकैलिक्स, ठीक है। चलो गुड। आगे। So lily is an example of petalloid. So इसका function क्या रहेगा? To attract the insects for the pollination purpose, right? So that is the work of the petalloid calyx. Okay. Then we have next one called as the pappus. मतलब क्या? Sepals are modified into hairy structures.
sepals are present, but here they are modified to form a hairy structure, तो उसको नाम दिया है pappus formation. So it appears like this. जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, तो यहाँ पे सेपल इज मॉडिफाइड इनटू अ हेयरी स्ट्रक्चर. तो इसका काम क्या रहेगा फिर? ये सनफ्लावर में दिखता है, तो इसका काम क्या रहेगा? यू नो दिस. हाँ, क्या? रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन का कौन सा पार्ट? पॉलिनेशन. वेरी गुड. पॉलिनेशन मतलब दे हेल्प टू कैरी दी लाइक attaching to the body of animals. yes, correct. Dispersal of the fruit, dispersal of the seed, तो उसमें ये काम में आएगा, and that is how it helps in reproduction. Okay, so the function of this will be to help in dispersal of the fruits and seeds also. Okay, तो उसके डिस्पर्सल में काम में आता है. महतारी बोलते हैं, देखो हम लोग उसको, दिखता है कभी कभी अपने को. So हाँ, so that Yes, is sir. that is actually pappus. उसको pappus ऐसा बोलते हैं. Okay, चलो गुड. तू मातारी अमन, और तेरी गर्लफ्रेंड भी मातारी. चलो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट पार्ट इज द कोरोला. अभी कैलिक्स हो गया, कैलिक्स हम लोग कैलिक्स हो गया. कैलिक्स का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, हम लोगों ने फंक्शन देखा, फिर उसके मॉडिफिकेशंस देखे. वैसे अभी कोरोला का देखना है. अभी कोरोला में ना थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन भी रहेगा अरेंजमेंट का, क्योंकि कोरोला इज व्हाट? कोरोला इज नथिंग बट अ व्हर्ल ऑफ पेटल्स. बराबर है. पैपस की डेफिनेशन, ये पैपस की डेफिनेशन. हेयरी स्ट्रक्चर्स हो गया. यस सर. डन ना प्रीति? यस सर. हाँ, ओके. चलो, अभी कोरोला इज द सेकंड वर्ल which is inner to the calyx, and this is the colored portion of the flower, the one which helps in attracting the insects. तो ये colored portion रहेगा, and it is made up of this single units known as the petals. So whorl of petal will form a structure called as a corolla. ठीक है, पेटल के whorl से बनता है करोला. राइट, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. नाउ हियर if we observe this corolla, abhi same process, if all the petals in a corolla are free. संजीवनी कौन सा लास्ट स्लाइड? क्या रे तुम लोग फटाफट लिखते नहीं हो ऐसे ना, फटाफट लिखो. क्या करने का? कोरोला. ठीक है, सेकंड वर्ल ऐसे लिख दिया. इनर टू द कैलिक्स नहीं लिखा तो भी चलेगा. फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पेटल्स. बस इतना ही लिखने का, ऐसा फटाफट लिखने का. पूरा सेंटेंसेस मत लिखते बैठो. ठीक है. अच्छा, अभी करोला, इन करोला इफ ऑल द पेटल्स आर फ्री, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री रहेगा तो पॉलीपेटलस. polypetalous. Very good. So it is known as polypetalous because all are free. जैसे रोज फ्लावर में देखोगे तो सारे पेटल्स कैसे रहते हैं? फ्री रहते हैं ना, दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, है ना. इसके लिए तो हम लोग एक एक निकाल के शी लव्स मी नॉट करते हम लोग. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड एज पॉलीपेटालस कंडीशन. राइट, वेयर एज इफ इन एनी पर्टिकुलर फ्लावर इफ द पेटल्स आर फ्यूज्ड, जैसे धतूरा में होता है. Very good, Bhakti. Then it will be called as Gamopetalous. Like for example, in case of Datura का flower अगर आप देखोगे तो उसमें सारे petals कैसे रहते हैं? Fused. We have taken one or two examples. Plenty of examples हो सकते हैं. सिर्फ confirm कर लेना कि बराबर वही example जो आपके दिमाग में है वो है कि नहीं. Okay. So this is known as Gamopetalous condition. Simple. So polypetalous मतलब the petals are free. Gamopetalous मतलब the petals are fused. Yes, daffodils भी आएगा. Okay. What is the function of the corolla? Can anyone tell me? Function क्या रहेगा corolla का? Attract insects. Very good. Attract the insects for pollination because they are bright in color, so they attract the insects and birds and releases the sweet scent, which attracts the insects for the pollination purpose. Plus, it protects the essential organs. जैसे अंदर इसके अंदर कौन से organs होते हैं? The stamen and carpel होता है ना.
So during bud condition, it will protect these structures, and plus tubular corolla stores the nectar to attract the agents of pollination. करेक्ट? तो यहाँ पे भी कलर की वजह से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे नेक्टर की वजह से अट्रैक्ट होंगे. Correct? And with in both the cases, it helps in what? It helps in the mechanism of pollination. Pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. ठीक है? So ये pollination में काम में आता है, which is the first step of reproduction in flowers. Done? हो गया? Hello. Yes, sir. Done. No, sir. No, sir. Done, sir. हो गया सबका? चलो, गुड. आगे बढ़ते हैं. Next, now there is one more structure which is produced here known as the perianth. अभी perianth क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं. Now, in most of the flowers, if we observe that the calyx is distinguished from the corolla, correct? So calyx is always green in color and corolla will be colored, brightly colored in most of the flowers. But in certain flowers, it is observed that the color of the calyx and corolla is same. So morphologically, both are similar. Okay? In certain flowers, the calyx and corolla are morphologically same. So they look like this. तो जब ऐसा condition दिखता है flowers में, so we call this as the perianth. So together, because यहाँ पे differentiate ही नहीं हो रहा है कि calyx कौन सा है corolla कौन सा है, because morphologically they are similar, so together it is known as perianth. मतलब ये दोनों fuse हो जाते हैं. So calyx and corolla will be seen together as a single structure, and because it is neither calyx nor corolla, so should be given a different name. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है जो कैलिक्स और करोला के फ्यूजन से बनता है, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज टेपल. तो ना इसको हम लोग सेपल बोलते हैं ना पेटल बोलते हैं, वी कॉल दैट एज टेपल. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेपल. ओके, अभी इसका टाइप आएगा जैसे टेपल इफ इट इज फ्री. ठीक है, इन अ पर्टिकुलर फ्लावर इफ द टेपल्स आर फ्री देन इट इज नोन एज अ पॉलीफाइलस. अभी इधर पॉलीटेपेलस नहीं बोलने का, इसको बोलना है पॉलीफाइलस. ओके, फाइलस मतलब लीफलेट्स एक्चुअल मीनिंग उसका, लेकिन यहाँ पे वी आर रेफरिंग इट टू द टेपल्स. सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीफाइलस मीनिंग द टेपल्स आर फ्री. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ यू से दिस पर्टिकुलर फ्लावर, ये मेरे ख्याल से पपाया है शायद. ठीक है, सो लेट्स सी ये कौन सा फ्लावर है. एंड देन दिस इज पॉलीफाइलस if the tepals are fused. Okay, Ishita is saying champa hai. Anyway, if the tepals are fused, then we call this as gamophilous condition, which looks something like this. Okay, so this is gamophilous condition. So we have polyphilous and we have gamophilous as a condition when the tepals are fused. चलो इसको लिख लो. पेरियांथ का कौन सा स्लाइड चाहिए? संजीवनी पीछे ही रहती है. Excuse me, sir. हाँ, What is the difference between the tepal and perianth? पेरियांथ इज अ व्हर्ल एंड टेपल इज अ सिंगल पार्ट ना, जैसे हम लोग सेपल और कैलिक्स का डिफरेंस करते हैं. Yes, sir. हाँ, तो वैसा है. कौन सा चाहिए? कौन सा स्लाइड चाहिए?
ये वाला ल्यूपिन करके है एक एग्जांपल, हाँ, पॉलीफाइलस में ल्यूपिन करके एक आता है, ठीक है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द पॉलीफाइलस ल्यूपिन। आदित्य, आदित्य इज कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस। आदित्य अभी मुझे एक बात बोलो, व्हाट इज कैलिक्स? व्हाट इज कैलिक्स आदित्य? The calyx is that green portion below the flower. Calyx is the Green portion. no, calyx You is can see called that. as the whorl of sepal, बराबर है? सारे Yes, sir. सेपल मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। Yes, sir. ओके, वैसा ही पेरियांत रहेगा, Okay. लेकिन पेरियांत में जो ये जैसे यहाँ पे सेपल लिखा है तो सेपल की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टेपल। तो ये Okay. सारे टेपल मिलकर बनता है पेरियांत। Okay. समझा? So I thought that individual one. no, whorl of टेपल is पेरियांत। Okay, sir. Fine. ओके, Yes. चलो ठीक है, गुड। आई होप दिस इज डन, polyphylus and gamophilus. Now tepals can be green in color. If it is green in color then we call that as sepaloid perianth. अगर सारे टेपल्स ग्रीन रहेंगे तो मतलब इसका काम क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस, लाइक सेपल, इसके लिए उसको बोला गया है सेपेलॉइड पेरियांथ। ओके, एंड इफ इट इज कलर्ड देन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कलर्स आर लाइक पेटल ना, so that is why it will be called as petaloid Petaloid. ठीक है? So either is going to be sepaloid or petaloid. In a perianth, if the tepals are colored, then it is called as petaloid perianth. If the tepals are green in color, then called as sepaloid perianth. समझ रहा है सबको? Yes, sir. खुशी, that's a modification in a flower. That is why these tepals are present, because probably in that particular flower, so this is a flower which does not have anything for the insects, neither it is dependent on sexual reproduction. For sexual reproduction dependent on pollination, so self pollination will take place here, so they are more concerned with the food production. इसके लिए वो green color हो गया। यहाँ पे it is colored so that they can attract the insects for pollination purpose, correct? So that's a modification. ठीक है खुशी? So this will perform photosynthesis and this will attract the insects for the pollination. Simple. Okay, so ऐसे कुछ modifications आते हैं Sir, last slide. हाँ, ये आ गया, last slide आ गया। चलो खुशी, क्या हुआ बेटा? एनी प्रॉब्लम? खुशी ने हाथ ऊपर किया है। अच्छा, माइक चाहिए, माइक चाहिए, माइक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा ध्यान दो। कौन है ये? नहीं, श्रुति।
श्रुति हिंगमिरे नहीं. ओके, स्टूडेंट्स कम ही है आज. अराउंड मेरे ख्याल से 15 to 18 स्टूडेंट्स आर लेस टुडे. पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, डोंट नो. एनीवे, चलो अभी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. व्हाई आई एम सेइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम लोग आगे चल के फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये एस्टिवेशन बहुत जरूरी है. एस्टिवेशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस ऑफ द पेटल्स. ठीक है, कि पेटल्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं इन अ फ्लावर. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव द प्रोसेस कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिवेशन. तो इसमें पेटल्स आर गोइंग टू बी मेजर और उसके साथ रहेगा naturally sepals. ठीक है, so mode of arrangement of sepals in calyx and petals in corolla. तो अगर कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, स्पेसिफिक अरेंजमेंट मिलता है सेपल्स का कैलिक्स में, सो वी कॉल दैट एज एन एस्टिवेशन. सिमिलरली पेटल्स का भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिलेगा इन करोला, सो दैट इज नोन एज एस्टिवेशन. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस सेंटेंस. इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स इन कैलिक्स एंड पेटल्स इन करोला. So that's called as the estivation. इसके 5 अलग अलग टाइप्स है. कौन कौन से? सबसे पहला, the first type which we have is known as the velvet estivation. Okay, उसके बाद second type आता है, that's called as twisted estivation. फिर उसके बाद तीसरा आता है called as imbricate. Then we have the fourth one called as quincuntial. Okay, the pronunciation is quincuntial. राइट, और आखिरी वाला जो आता है दैट इज नोन एज वेक्सिलरी एस्टिवेशन. राइट, सो लास्ट वन इज द वेक्सिलरी. तो ये 5 टाइप्स है. चलो विल स्टार्ट विद वन बाय वन. सबसे पहला लिखो हेडिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड एज द वेलवेट एस्टिवेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन वेलवेट एस्टिवेशन? देखो ये फ्लावर दिख रहा है आपको ऊपर, ये वाला. अभी इफ आई लुक एट द फ्लावर फ्रॉम द टॉप, बर्ड आई व्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, तो विल इट लुक लाइक दिस, जो नीचे की तरफ है? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो बस हम लोगों को ऐसे हर एक फ्लावर को इस तरीके से दिखना है, फ्रॉम द बर्ड्स आई व्यू, टॉप व्यू से देखना है. ओके, तो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या हो रहा है? द मार्जिन्स ऑफ द सेपल और पेटल्स दे रिमेन ईदर इन कॉन्टैक्ट और क्लोज टू ईच अदर. यानी एक दूसरे के साथ चिपका हुआ रहेगा या फिर एक दूसरे के क्लोज रहेगा, बट विल नॉट बी ओवरलैपिंग, so that you can distinctly see that there are these sepals are all separates, so they will not overlap. बराबर है? तो सपोज 1 2 3 4 5 ऐसे 5 अगर पेटल्स है, so they are all seen distinct, not overlapping with each other. So we call this as velvet. So the sepals or petals, they do not overlap. ये overlap होता नहीं है. So this is the arrangement of the sepal and petal in a flower called as the velvet estivation. Okay, so this is one sepal or petal, this is another, this is another, this is another, this is another. So they are in close contact with each other, but they are not overlapping. Can you see this? दिख रहा है आपको? ये एक दूसरे के साथ attached है या फिर close है, but they are not overlapping each other, right? So calotropis is an example. या फिर if you see datura, all are fused, but are they overlapping? No. So they are just connected to each other. So datura and calotropis, these are the 2 examples of velvet estivation. सबको समझ रहा है? Yes, sir. चलो आगे बढ़े. हाँ, आगे बढ़े. लास्ट Yes. स्लाइड. कौन सा लास्ट स्लाइड बेटा? ये सेपल्स वाला. ये हाँ हाँ. डन सर. डन सर. नो सर. बाकी है? हाँ. हाँ, लिखो लिखो. एक Done, मिनट sir. ना, मैं पानी लेकर आता हूँ मेरे लिए. जस्ट अ मिनट. अच्छा.
चलो आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका वेलवेट एस्टिवेशन, और वेलवेट एस्टिवेशन के ये दो एग्जांपल्स है। कौन कौन से? जैसे नंबर 1 इज कैलोट्रोपिस, ओके, एंड द सेकंड वन इज दतुरा। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ वेलवेट एस्टिवेशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द ट्विस्टेड। अभी ट्विस्टेड देखो क्या हो रहा है। कैन यू एक्सप्लेन, कैन समबडी एक्सप्लेन मी कि हाउ दिस ट्विस्टेड इज सीन? Overlapping. Overlapping and in contact. A little bit, बट कैसा हो रहा है? वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग एंड वन मार्जिन इज गेटिंग ओवरलैप्ड, बराबर है? Yes, sir. एक सेपल का या एक पेटल का वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग द अदर वन एंड अनदर मार्जिन इज गेटिंग ओवरलैप्ड बाय अनदर वन, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड। तो वो ट्विस्ट बना रहे। सो वन मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल इज डायरेक्टेड इनवर्ड and it overlaps, whereas the other margin is directed outward and overlaps margin of adjacent one. इसके लिए मैंने क्या बोला? one margin is getting overlapped, another is overlapping the another one, ठीक है। so this is known as twisted. so how will it look like? तो जैसे for example ये एक पेटल है, तो दूसरा पेटल ऐसा रहेगा, फिर तीसरा पेटल ऐसा रहेगा। so if you see, this margin is overlapping this and this margin is getting overlapped by this, correct? so this is how it starts forming a twisted estivation. Example of twisted is hibiscus. Can you see hibiscus flower? गणपति का फूल है ना। तो देखो, आप देखो ये मार्जिन ओवरलैप हो रहा है और इसका ये जो मार्जिन है ये इसको ओवरलैप कर रहा है। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला अभी? सर लेडी फिंगर का भी होगा ना सेम एग्जांपल? लेडी फिंगर का हाँ होना चाहिए, अभी देखना पड़ेगा बेटा मुझे। वो फ्लावर देखो, आप फ्लावर देखने के बाद आपको पता चलेगा। कॉटन इज अनदर एग्जांपल। नहीं, पूरा पढ़ लेते उसके बाद, क्योंकि इसमें और एक कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, वो जो आगे आएगा, ठीक है। देख लेते हम लोग। कॉटन इज अनदर एग्जांपल। वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग, अनदर मार्जिन इज गेटिंग ओवरलैप। सो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स आते हैं ऑफ द ट्विस्टेड। समझ में आया ट्विस्टेड? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. गुड ना। ट्विस्टेड के बाद आता है इम्ब्रिकेट। अभी थोड़ा ध्यान दो इधर। इम्ब्रिकेट में देखो अभी कैसे हो रहा है। कुछ ऐसे सेपल्स या पेटल्स है जो जिसके दोनों मार्जिन ओवरलैप हो रहे हैं। तो वन sepal is like this where both the margins are getting overlapped. There is one sepal which has the concept where both the margins are overlapping others, and other three, ये वाला और ये वाला, all the three are in a twisted form. समझा? नहीं समझा सर। चलो डायग्राम में देखते हैं। अगर ये डायग्राम दिख रहा है तुझे, ये वाला जो नीचे मैंने अभी टिक मार्क किया, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। इसमें देखो ये वाला जो है ना सेपल, this sepal has the margins which are getting overlapped by other two, correct? यस। This sepal's margin are overlapping these two. यस सर। And other ये वाला और ये वाला, बाकी के बचे हुए तीन कैसे है? Like twisted ना। One margin is overlapping, another is getting overlapped, है ना? यस सर। Correct. So this is the arrangement. So one sepal or petal is internal and overlapped. One sepal or petal is external and both its margins overlap the other sepals or petals, and rest of the sepals or petals inner overlapped margin and other outer overlapping margin, matlab like twisted. Correct? So this is known as what? This is called as imbricate estivation. Okay? So imbricate estivation को कैसे दिखेगा? तो जैसे ये एक सेपल है, okay, और पेटल है. This is another petal. Now this petal is getting overlapped by these two. Correct? हाँ देता हूं, दिखाता हूं मैं, आलोक पहले ये देख लो.
this is getting this one is getting overlapped by these two, and this one is overlapping these two. This one is overlapping this one and this one. मतलब ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, बाकी का ट्विस्टेड हो गया. सिंपल. सो द एग्जाम्पल कैन बी टेकन एज कैसिया. अगर आप देखोगे तो कैसिया में आपको ये दिखेगा. दिख रहा है आपको एग्जाम्पल ये? या तो कैसिया में देखो कैसे हो रहा है. अभी ये वाला सेपल है ना, ये पूरा बाहर है, बराबर है ना, पूरी तरह से बाहर दिख रहा है. ये वाला सेपल पूरी तरह से अंदर है, बाकी का ट्विस्टेड दिख रहा है. ठीक है. या फिर दिस इज बहुनिया. ओके. अभी इसमें देखो ये सेपल देखोगे ना, पेटल रादर, ये पेटल इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये इंटरनल है. ये पेटल देखोगे तो ये एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ है. और ये तीनों कैसे है? ट्विस्टेड है. Yes, sir. करेक्ट. तो बस दिस इज अनदर एग्जांपल, दैट इज बहुनिया. फाइन. सो ये हो गया आपका टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रिकेट. अच्छा, इसमें अभी क्या चाहिए आपको, बोलो. ट्विस्टेड का फर्स्ट स्लाइड. ये वाला ट्विस्टेड का फर्स्ट स्लाइड. सो गई थी क्या? दिस वन हो गया. क्लाउड्स नहीं आदित्य, स्क्वायर्स है इस बार इधर. सर इसमें हमेशा जो दो ओवरलैप हो गए और ओवरलैप करेंगे वो अपोजिट ही हो गए एक दूसरे के. जनरली ऑपोजिट होते हैं, कभी कभी साइड में भी आ जाते हैं. ओके. बट यूजुअली इट इज ऑपोजिट, and that is how others will become twisted ना. चलो आगे बढ़े. सर जी एग्जांपल, पहला एग्जांपल आएगा कैसिया का, CASSIA, और दूसरा एग्जांपल आता है बहुनिया. ओके. खुशी देखना पड़ेगा बेटा, गुलमोहर कैन बी द एग्जांपल ऑफ इम्ब्रिकेट और नो. Check, observe and see if it's an example of imbricate. Okay, या फिर वो twisted है. Okay, then next one is the quincuncial. अभी quincuncial और imbricate almost similar है, not same, similar है. कैसे? अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे quincuncial में this one, ये वाला पेटल और ये वाला पेटल दोनों भी एक्सटर्नल है, बराबर है. This petal and this petal is external. ये वाला पेटल और ये वाला पेटल कैसा है? Internal, and this one is twisted. समझा? So two external, two internal, and one twisted will form quincuncial. One external, one internal, and other three twisted will form imbricate. Okay? So two sepals or petals. Petal is internal and overlap. Two sepal or petals are external and both its margin overlap, and one sepal or petal has inner overlap margin and outer overlapping margin. The other outer overlapping margin. तो इतना मत लिखते बैठो, इसकी जगह सिर्फ क्या लिखना है आपको? ट्विस्टेड. इतना ही लिखो. ओके. सो दिस इज नोन एज क्विंकंशियल. एग्जांपल देखो, जैसे ये दो रहेंगे और ये दो रहेंगे. सो दीज टू आर इंटरनल, दीज टू आर एक्सटर्नल, और एक बन गया आपका ट्विस्टेड. ओके. सो दिस वन एंड दिस वन इज एक्सटर्नल, दिस वन एंड दिस वन इज इंटरनल, एंड दिस वन इज द ट्विस्टेड वन. ठीक है. सी द एग्जांपल, बटर कप. ओके. सो बटर कप में देखोगे तो ये पूरी तरह से एक्सटर्नल है, ये वाला भी एक्सटर्नल है. Get in this? This is internal, and this one is twisted. Right? ठीक है. So this is buttercup is an example of quincuncial.
फाइन। और क्विंकन्शियल के बाद आता है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अभी वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड। अभी इसमें ना सेपल्स का और पेटल्स का अरेंजमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसे? द करोला इज बटरफ्लाई शेप्ड, called as papilionaceous. Okay, the pronunciation is papilionaceous. ठीक है? Why it is called as papilionaceous? Because it is butterfly shaped. The entire corolla is formed by the petals. तो ये butterfly shaped रहेगा. So the largest petal is standard or vexillum. ये दिख रहा है आपको बाहर का ये बड़ा वाला. So this is called as the standard or vexillum. उसके साइड में रहता है टू लैटरल पेटल्स, ये वाला और ये वाला. सो इट इज नोन एज विंग्स और एला. एंड ये नीचे की तरफ, अंदर की तरफ जो रहता है, जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द टू स्मॉलेस्ट एंड फ्यूज्ड पेटल्स आर नोन एज कील और कैरिना. करीना नहीं, दैट इज कॉल्ड एज कैरिना. तो कौन से 3 टाइप के पेटल्स आ गए? पहला आता है स्टैंडर्ड और वेक्सिलम, दूसरा आता है विंग्स और एला, और तीसरा आता है कील और कैरिना. ठीक है? सो दिस इज द लार्जेस्ट पेटल कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड. तो ये 1, फिर ये 2, मतलब 3, और ये फिर 2 रहेंगे 5. राइट? सो इट अपीयर्स लाइक दिस. सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Standard. Standard, or also called as Vexillum. वेक्सिलम. स्टैंडर्ड और वेक्सिलम. फिर ये 2 रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विंग्स और एला. और उसके बाद नीचे रहेंगे तो दिस इज नोन एज कील और कैरिना. वेरी गुड आदित्य एंड भक्ति. ठीक है? सो इट इज कील और कैरिना. करीना नहीं, कैरिना. अमन, CARINA. सर लास्ट स्लाइड देखा ना क्या? हाँ, लास्ट स्लाइड देखा ना क्या? ये यस सर. ये डायग्राम्स निकाल के रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. डायग्राम्स, लाइन डायग्राम्स निकालोगे तो इजीली याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन. पी प्लांट, क्रोटेलारिया, डॉलिफॉस एंड टेफ्रोसिया. ये क्या है खुशी? एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दिस वेक्सिलरी. सर ठीक है. वो जो हाँ. फर्स्ट बॉक्स में लिखा है ना, वो स्ट्रक्चर किसमें डायग्राम में नहीं दिख रहा? अरे ये देखना, ये बड़ा वाला. सर वो स्टैंडर्ड और वेक्सिलम है ना? 1 मिनट, कौन सा फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल रहा है तू? फर्स्ट कौन सा? वो जो बॉक्स में लिखा है वो पैपिलोनेशियस. पैपिलियोनेशियस ना. ये बटरफ्लाई शेप्ड हो गया ना पूरा. मतलब ये सबको मिला के हाँ, बटरफ्लाई. ये पूरा बटरफ्लाई शेप दिखता है ना, इसके लिए उसको बोला गया है पैपिलियोनेशियस. पैपिलियोनेशियस is the pronunciation. Yes, they will have 5 petals only. Most of the flowers will have 5 petals. So estivation का स्टडी विद रिस्पेक्ट टू 5 petals ही किया जाता है. मल्टीपल भी रह सकता है लेकिन एस्टिवेशन चेंज नहीं होगा. ओके आदित्य, चलो. So this is how the structure will look like. So this is vexillum, or called as what? Standard. This is ala or wings, and this one is carina or keel. So vexillum, or also called as what? Standard. Okay, ala, or also called as the wings, and carina, or also called as the keel. Okay, see the example, beans. Okay, beans is an example of the same. Can you see this? Pea का example है, garden pea plant, Pisum sativum. तो ये देखो, ये बड़ा वाला बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? स्टैंडर्ड. फिर ये साइड में आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विंग्स. और ये अंदर जो फ्यूज्ड है दोनों, उनको बोलते हैं कील और कैरिना. ठीक है? सो गार्डन पी एंड बीन्स इज एन एग्जांपल. सेम इधर आएगा, ये बाहर का स्टैंडर्ड, फिर विंग्स, फिर कील और कैरिना. करेक्ट सानिका, गोकर्ण भी आता है इसमें. सर लास्ट वाले याद रह जाएगा. हाँ ठीक है, मुझे मालूम है लास्ट वाला याद रह जाएगा तेरे.
ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिपिकल एस्टिवेशन। समझ में आया आपको ये सब? कैलिक्स और करोला का ये अरेंजमेंट होता है ऑन द फ्लावर, पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट होता है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, अभी आएगा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम। Androecium is what? It is the third whorl and inner to the corolla, considered as the essential whorl because it takes part in the reproduction, sexual reproduction of the flower. So basically it is the male reproductive whorl. Okay. So it is formed by the bunch or group of male reproductive structures known as the stamen. करेक्ट, तो ये बनता है स्टेमेन से। सो द व्हर्ल ऑफ स्टेमेन, all stamen together forms this structure known as the androecium. So a stamen represents a modified male reproductive leaf called as the microsporophyll, which produces microspores. Micro इसके लिए बोला गया है because the size of the pollen grain and the male gamete is very small as compared to the ovule. मेल गैमेट का साइज छोटा होता है, ओविल का साइज बड़ा होता है, इसके लिए मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर और फीमेल गैमेट्स को बोलेंगे मेगास्पोर। ठीक है, यस प्रज्ञा, यू हैव एनी डाउट? हाथ ऊपर किया आपने, एनीवे चलो, ये समझ में आ रहा है आपको ये? आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट? नाउ The stamen here will be made up of two parts. कौन सा? सबसे पहला जो पार्ट आता है, a bilobed structure called as the anther, and then we are going to have a thread-like structure called as the filament. Okay, so anther will be made up of two lobes, so we call this as bilobed anther. तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि दो लोब्स है, और दो लोब्स अंदर से डिवाइड होके और दो बार डिवाइड हुआ तो चार लोब्स बन जाते हैं। ठीक है, सो अ midrib like sterile structure between the two fertile lobes of anther, connecting them lengthwise is called as the connective. तो ये जो दिख रहा है आपको बीच में ग्रीन पार्ट, जो ऐसा लेंथवाइज रहता है ऐसा, और वो कनेक्ट करता है दोनों लोब्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज कनेक्टिव। करेक्ट, सो द midrib actually surrounded by the lobes of anther. anther के lobes के साथ ये सराउंड हो जाता है। ठीक है, कनेक्टिव मतलब ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर का एक छोटा सा डॉट है, देखो बीच में, ये डायग्राम में, ये फोटोग्राफ में अगर आप देखोगे तो बीच में आपको ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है। अमन, दिख रहा है क्या ये? यस सर। वो कंटिन्यू हो रहा है नीचे और फिर ये स्ट्रक्चर बन रहा है उससे। करेक्ट, so this is known as infertile, between the two fertile lobe is a sterile structure. Sterile इसके लिए because it does not take part in the reproduction. करेक्ट, तो ये ऐसे बीच में रहेगा, और ये लोब जो है ना, सपोज ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच रहेगा, so they surround the entire sterile region, so that's called as the connective. कनेक्टिव इसके लिए बिकॉज दिस कनेक्टिव विल कनेक्ट वन लोब विद द अनदर, मतलब ये कनेक्टिव ऐसा है और उसके आजू बाजू में यहाँ पे एक लोब है और इधर एक लोब है, लाइक दिस। फाइन, तो ऐसा ये कनेक्टिव। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिक्सेशन ऑफ द एंथर। एंथर जब फिलामेंट के ऊपर फिक्स होता है ना, सो इट शोज डेफिनाइट पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन और स्ट्रक्चर में ये फिक्स होता है। अच्छा, ब्रेक चाहिए आप लोगों को? There are students from, especially from Aurangabad, asking for a break. Yes अच्छा sir. चलो लेते हैं एक ब्रेक। It is now 17:49, मतलब 6:49 हुआ है, 6:55 sorry 5:49 हुआ है, हाँ? So we will meet at 5:55. सर एंड्रोशियम का फर्स्ट स्लाइड दिखाना। हाँ, तब तक बाकी के लोग ब्रेक ले लो। ये एंड्रोशियम का फर्स्ट स्लाइड है, ये वाला, ये चाहिए? नहीं, इसके बाद वो लाइन आया था ना, द स्टेमन इज प्रेजेंट्स द मॉडिफाइड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देख दिस वन ना, ये नहीं, इसके पहले आया था।
ये चाहिए. हाँ. Break still 5:55. Okay. Thank you, sir. Hmm. Okay. Now, next part is the fixation of anther. How the anther is fixed on the filament. There are different positions with which the anther will be fixed on the filament. Okay. Now, सबसे पहला आता है, the first one is known as the adenate. Now you can see here how this is getting fixed. Like for example, magnolia नाम का एक plant है, उसमें ये आता है, where you will find that the filament basically is present, is separating both the lobes of the anther from each other. So the anther, the length of the anther is getting covered by the filament. Can you see this? Okay, so it is said that both the anther lobes are present on either sides of the filament, covering the entire portion of the anther. So we call this as adenate. जैसे magnolia is an example. You can clearly see here how the anthers are fixed on either sides of the filament. Second one is the dorsifixed. Can you see the anther? Both the lobes are getting fixed on the dorsal surface. संजीवनी, ये फिलामेंट है, बराबर है, ऐसा फिलामेंट है, like this. ठीक है. And on this filament usually क्या होता है, anther will be fixed like this. ऐसे दिखाते हैं हम लोग. But instead of anther getting fixed here like this, ऐसा fix होने की जगह, this anther is how this anther is fixed. One lobe of the anther is like this attached, another lobe will be attached like this. Correct? अब समझ में आ रहा है संजीवनी? So this is known as what? Adenate. Okay. Dorsifixed का मतलब क्या आता है? Like in case of citrus fruit, we have seen that the anther is connected on the dorsal surface. ठीक है? To the filament. So ये anther का ये ventral surface है और ये dorsal surface है. So it is attached on the dorsal surface. So it is known as dorsifixed. सर डॉर्सिफिक्स का एग्जांपल लिली भी आएगा ना? Yes. वर्साटाइल में भी आता है, बोलता हूं मैं आपको, आगे आएगा. So this is citrus is an example. Okay. चलो, उसके बाद आता है बेसिफिक्स. बेसिफिक्स का मतलब क्या? The anther is attached on the base to the filament. ठीक है, तो ऐसा ये एंथर का ये एक लोब है, ये एंथर का दूसरा लोब है और ये बेस पे इस तरीके से अटैच रहेगा. Correct? So the base of the anther will be attached to the filament, as you can see here. Diagram में भी दिख रहा है, mustard. And most important here is the versatile, which is a typical example. Lily, जो बोल रही थी ना तू. So actually it is versatile anther. मतलब a very small margin of the anther is attached to the filament, so that these lobes, anther lobes, are extremely free and movable. Correct? ऐसे ऊपर के ऊपर ही attached रहेगा. So they are seen extremely free here. So this is known as versatile anther. Get in this? जैसे ये filament है और ये filament को ये anther इस तरीके से attached रहेगा, like this. So that it is freely moving. With the air it moves. So ऐसे चार टाइप के एंथर्स होते हैं. पहला आता है एडिनेट. ठीक है, फर्स्ट वन इज द एडिनेट. सेकंड वन इज द डॉर्सिफिक्स्ड. डॉर्सिफिक्स्ड में क्या होता है? डॉर्सल सरफेस, लार्ज पोर्शन ऑफ द डॉर्सल सरफेस इज गेटिंग अटैच्ड. सो दैट इज डॉर्सिफिक्स्ड. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, दैट इज बेसिफिक्स्ड. मतलब द एंथर विल बी अटैच्ड ऑन द बेस to the filament, and the last one is the versatile, where a very small portion will be attached, so that we will see that the anther lobes are extremely free. Correct? Yes, Aman.
You want to say something, Aman? कुछ नहीं. Yes, adenate and basifixed are similar, and like that, versatile and dorsifixed, they are also quite similar. थोड़ा सा फर्क होता है उनमें. Okay? सर मुझे डॉर्सिफिक्स में कंफ्यूजन है. क्या कंफ्यूजन है? मतलब जो बेसिफिक्स है ना वो ये सिर्फ बेस पर है. ये एंथर है, इसका ये डॉर्सल सरफेस है, तो लार्ज एरिया विल बी कवर्ड लाइक दिस. यस और सर. वर्सेटाइल में क्या होता है? वर्सेटाइल में ये अगर एंथर रहेगा ऐसा, तो अ वेरी स्मॉल एरिया विल बी कवर्ड लाइक दिस. सो दिस इज वर्सेटाइल. यस सर, समझा. या और बेसिफिक्स्ड में क्या होता है? सपोज अगर ये एंथर है ऐसा, तो यहाँ पे दिस विल बी अटैच्ड लाइक दिस टू द बेस, लाइक दिस. ओके, यस सर. समझ में आ रहा है अमन? Yes, sir. ठीक है. सो ऐसे ये फिक्सेशन ऑफ द एंथर. नाउ इन अ पर्टिकुलर प्लांट इफ द स्टेमेन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, जैसे लिली में होता है, लिली में ऑल द स्टेमेन्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, देन नेचुरली वी कॉल दिस कंडीशन एज व्हाट? पॉलीएंड्रस. एंड्रोशियम है ना ये, whorl of stamen is known as the androecium, and all the stamen in the androecium are free, so we call that as polyandrous. Androus मतलब androecium. ठीक है. वहीं if it is fused, so cohesion of the stamens here will be considered. जैसे for example stamens are united throughout their length, the entire stamen is united throughout their length. जैसे for example in case of cucurbits, so we call this as synandrous. अभी इसको गैमोएंड्रस नहीं बोलने का, इसको यहाँ पे बोलना है synandrous. सिन का मतलब फ्यूजन, synandrous condition. So polyandrous मतलब all the stamens are free. Synandrous मतलब the stamen will be fused throughout the length, पूरे length में free fuse रहेगा. सर मतलब डॉर्सिफिक्स में, यस, डॉर्सिफिक्स में फिलामेंट का रीजन ज्यादा अटैच रहेगा और वर्सेटाइल में कंपैरेटिवली कम रहेगा. तो वर्सेटाइल में एंथर विल बी मोर फ्री, जो यहाँ पे दिख रहा है देखो आपको, लिली के एग्जांपल में ही दिख रहा है ना? तो लिटरली आप उंगलियों से उसको हिला भी सकते हो, यानी यहाँ पे उंगली टच किया तो वो मूव होना चालू हो जाएगा, लाइक अ सीसॉ. सो दैट इज वर्सेटाइल. चलो ये समझ में आ रहा है. पॉलीएंड्रस और सिनेंड्रस कंडीशन समझ में आ रहा है. पॉलीएंड्रस मतलब क्या? ऑल द स्टेमेन्स इन द एंड्रोशियम आर फ्री. सिनेंड्रस में ऑल द स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड एट लेंथ, पूरा का पूरा फ्यूजन है, इंक्लूडिंग द एंथर एंड फिलामेंट, सबका फ्यूजन हो जाता है, जैसे कुकुरबिटा में होता है. सो दैट्स कॉल्ड एज सिनेंड्रस. हाउ विल एंथर अटैच टू सिनेंड्रस? नहीं, सिनेंड्रस इज अ कंडीशन भक्ति, जिसमें ऑल द स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड, मतलब ये सारे एंथर लोब्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए. और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है, तो ये सारे फिलामेंट भी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया. गेट इन दिस? अच्छा, अंदर से आप देखोगे तो आपको डिवीजन मिलेगा, बाहर से एक ही दिख रहा है. करेक्ट? सो दैट्स कॉल्ड एज अ सिनेंड्रस कंडीशन. ठीक है. Then there is one more important concept called as the Adelphi. Adelphi में क्या होता है? Adelphi में filaments are united but anther is free. पहले हम लोगों ने क्या देखा? ये वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? पॉलीएंड्रस में all anthers and filaments are separated. मतलब stamens are separated from each other, they are not fused. So polyandrous. सिनेंड्रस में हमने क्या देखा? एंथर एंड फिलामेंट ऑल आर फ्यूज टुगेदर, सारे के सारे फ्यूज हो जाते, तो उसको हमने सिनेंड्रस नाम दिया. एडल्फी में ये होता है that the filaments are united but anther is free like this. जो किस में मिलेगा आपको? टिपिकल एग्जांपल इज हिबिस्कस. करेक्ट. जिसमें filaments are united to form one bundle, whereas the anthers are free, जैसे hibiscus. Correct? So this is the typical example of hibiscus.
So this is known as what? Condition is called as monoadelphous. Mono इसके लिए because all the filaments are fused to form one structure. सारे फिलामेंट ने फ्यूज होके एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन सबके एंथर्स फ्री है, तो उसको नाम दिया है मोनोएडेल्फस. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू फॉर्म टू बंडल्स. तो ये फिलामेंट ने फ्यूज होके एक बंडल बनाया और ये दूसरा वाला सेपरेट है. मतलब कितने बन गए? 2, और बाकी एंथर्स आर फ्री. So this condition is known as what? This condition is known as diadelphous. Can you see? यहाँ पे P में आपको दिखेगा, ये वाले ने एक बंच बनाया और एक सिंगल सेपरेट है, सिंगल फिलामेंट है जो सेपरेट है पूरे बंच से, मतलब 2 बन गए ना बंचेस. सो इसके लिए इसको बोला गया है डायएडेल्फस कंडीशन. पहले एडेल्फी समझा सबको? हेलो? यस सर. यस सर, समझा. एडेल्फी मतलब फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, एंथर्स आर फ्री. मोनोएडेल्फस में all the filaments will fuse to form single structure, but anthers are free, so monoadelphous. Diadelphous में the filaments will fuse to form 2 bundles. 2 bundles बनेंगे तो diadelphous. Okay? Whereas in case of this, if the filaments are united to form many bundles, more than 2, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोएडेल्फी, डायएडेल्फी और Polyadelphous. वेरी गुड. सो इट इज नोन एज अ पॉलीएडेल्फस. कैन यू सी दिस? सिट्रस में मिलेगा आपको. दिख रहा है आपको कितने सारे बंडल्स बन गए? देखो अलग 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 अलग. गेट इन दिस? ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉलीएडेल्फस कंडीशन. समझा सबको? एग्जांपल इज सिट्रस. यस और नो? Yes, sir. कंफ्यूजन रहेगा तो डायएडेल्फस एक्सप्लेन करो ना आप. डायएडेल्फस, डाय का मतलब क्या आता है सोहम? 2. मतलब यहाँ पे कितने बंडल्स बन गए? फ्यूजन 2. ऑफ स्टेमेंस विल गिव राइज टू हाउ मेनी बंडल्स? 2 बंडल्स. बस, सेम, सिंपल. और एंथर फ्री रहेंगे ना? एंथर फ्री रहेंगे. एडेल्फी में एंथर्स आर फ्री. अभी एंथर का यूनियन हमने देखा ही नहीं है. एंथर्स आर फ्री, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इन एडेल्फी. सारे फिलामेंट फ्यूज होके एक बंडल बनेगा तो मोनोएडेल्फस, 2 बंडल बनेंगे तो डायएडेल्फस, 2 से ज्यादा बनेगा तो पॉलीएडेल्फस. बट एडेल्फी में कंडीशन क्या है? पहला सेंटेंस क्या रहेगा? फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड बट एंथर्स आर फ्री. ठीक है. Whereas there is one more condition known as syngamy. अभी syngamy में अपोजिट होता है. क्या होता है? syngamy में filaments are free and anthers are fused. बराबर है? So that's called as syngamy. तो एक ही कंडीशन आएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, anthers are united, लेकिन नीचे देखो filaments are free, है ना? So इसको बोलते हैं हम लोग syngamy, जैसे सनफ्लावर में दिखेगा आपको. So sunflower में this particular condition is known as syngenous or syngenous or syngenous. Okay, whatever you pronounce. So this is a typical example of syngamy. समझ में आ रहा है? syngamy में एक ही कंडीशन रहेगा, इसमें अलग अलग नहीं आएगा. मोनो डाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि filaments are free but anthers are all fused. तो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये फिलामेंट है, वो फ्री है. लेकिन येलो कलर का है ना, वो सारे एंथर्स है, वो सब यूनाइट हो चुके हैं. लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए? ऋतुजा. Sir, next. दिस वन. Yes, sir. थोड़ा Done, sir. कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना चैप्टर अभी. सनफ्लावर बहुत जगह इसी था. चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आगे और थोड़ा होने वाला है. ठीक है. सो दिस इज नोन एज सिंजेनियस और सिंगेनस. हाँ, आई नो श्रावणी. ठीक है. चलो, एडिजेंस ऑफ द स्टेमेन इज अनदर इंपॉर्टेंट concept seen in the flowers. So stamen is attached to the petal.
सारे हार्ड फैक्ट्स ही आदित्य है, इसके लिए डायग्राम और एग्जांपल, डायग्राम और एग्जांपल, यही ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी के लिए। ठीक है, अभी एडिजेंस देखो, एडिजेंस मतलब हाउ द स्टेमेन्स आर अटैच्ड। Now you will find that the stamen is attached to the petals. In certain flowers, the stamen is attached to the petal. So we call this condition as epipetalous. If the stamen is attached to the petal, then it is known as epipetalous. जैसे for example in case of datura. Datura में देखोगे तो ये petal है and these stamens are getting attached to the petal. So it is known as epipetalous. If the stamen is attached to the tepal, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? It will be known as epiphyllus. Epitepalous नहीं बोलने का, क्योंकि वहां पे phylus यूज किया ना वर्ड हमने, याद है? टेपल के लिए हम लोगों ने phylus वर्ड यूज किया था। हेलो, यस सर। तो वैसा ही यहाँ पे आएगा, दैट इज एपीफाइलस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अनियन, अनियन में ये जो होता है ना, दीज आर ऑल कॉल्ड एज द टेपल्स। और अगर आप देखोगे तो दे दीज फिलामेंट, एंथर्स एंड फिलामेंट, मतलब स्टेमेन इज अटैच्ड टू द टेपल्स, सो इट इज नोन एज एपीफाइलस। करेक्ट? So epipetalous meaning the stamen when it is attached to the petals. Epiphyllus meaning when the stamen is attached to the tepals. यहाँ पे पेटल को अटैच्ड है दतूरा में, और यहाँ पे अनियन में टेपल्स को अटैच्ड है। ठीक है? Now stamen is attached to the gynoecium, मतलब कार्पेल. If the stamen is attached to the carpel, then we call this condition as gynostagium. Why gynostagium? Because stamen here is attached to the gynoecium or carpel, so it looks something like this. ये बीच में क्या है? gynoecium का पार्ट, लेकिन इस साइड में जो दिख रहा है वो क्या है? स्टेमेन। और सारे स्टेमेन किसको अटैच्ड है? ये वाले पार्ट को, gynoecium को अटैच्ड है। इसके लिए उसको नाम क्या दिया है? gynostagium. Calotropis is the example. That's called as gynostagium. ये इतने सारे नाम। इसका सिर्फ फ्लो चार्ट बनाओ तो ही आप बचोगे, नहीं तो मर जाओगे। ठीक है? Now next is the structure is the anther. ठीक है? Now when we understand the structure of the anther, what is anther? Anther is a upper swollen fertile part of the stamen. सानिका कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए बेटा? सर एग्जांपल ये वाला, कैलोट्रोपिस। डन सर, थैंक यू। हाँ, okay. Anther is basically a upper swollen fertile part of the stamen. Why it is called as fertile? Because inside the anther it has the pollen grain, and pollen grain contains the male gamete. Okay, इसके लिए इसको fertile part बोला गया है। And this is a bilobe structure. तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, and these two lobes are subdivided into small lobes. Okay, so usually it has two lobes like these. और हर एक लोब का फिर सब डिवीजन होता है। Okay, so this is a typical structure of the anther, cross section of the anther under the microscope. आदित्य महाजन was disconnected. Epiphyllus के बाद ये हो गया था ना आदित्य? ओके, तो उसके बाद ये वाला स्लाइड है, गाइनोस्टेजियम। टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? और इसका ये एग्जांपल। ठीक है, चलो। नाउ अभी एंथर पढ़ रहे हैं हम लोग। सो एंथर इज नथिंग बट अपर स्वोलन फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमेन, and this will look something like this. When we take a cross section and when we observe under the microscope, it is seen like this. So usually we'll have two lobes, okay, and each lobe is divided into sub lobes. So it has two sacs, so we call them as pollen sacs. So each lobe has two chambers called as the pollen sac, and these pollen sacs, they contain, or rather they are also known as the microsporangia, and each pollen sac will have the pollen grain, and which is nothing but the microspore. Okay,
सो ये एक पोलन सैक है बड़ा वाला जो ब्लू कलर में हमने निकाला है, दूसरा पोलन सैक, ठीक है। एंड ईच पोलन सैक विल कंटेन द पोलन ग्रेन और आल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर, which is nothing but the male gamete, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर रहेगा मेल गैमेट्स, इसके लिए उसको बोला गया माइक्रोस्पोर। Now in most of the flowers the anther is going to be diathecous. Diathecous का मतलब क्या आता है? Having two lobes. Okay, two lobed anther रहेगा, so उसको हम लोग बोलते हैं diathecous, ठीक है। This is known as monothecous, having only one lobe. In certain flowers, we will see that anther has only one lobe, so it is known as the monothecous. Okay, or one lobe. जैसे the pollen grains are attached to this lobe from outside, तो बाहर की तरफ से attach रहेंगे pollen grain, अंदर की जगह. Okay, समझ में आ रहा है? So either the pollen grains, anther lobes, if they are two, then we call it as diathecous. If it has only one lobe, then it is known as the monothecous. ठीक है, समझा सबको ये? यस सर। एंड्रोशियम इज क्लियर, क्योंकि एंड्रोशियम के बाद अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, दैट्स कॉल्ड एज द गाइनोशियम. Now what is gynoecium? Gynoecium is nothing but the innermost fourth whorl, and it is made up of the group of carpel or pistil. So it is considered as the female reproductive whorl which is formed by the carpel. And each carpel has three different structures. So a carpel represents a modified female reproductive leaf called as what? Megasporophyll. जैसे मेगा का मतलब large, which contains or which produces the megaspores. And megaspore is nothing but the you can say ovule or rather a egg cell. Okay, so that's called as the megaspore. Okay, so this is known as the gynoecium. Okay, so gynoecium which is made up of the pistil, na? So whorl of pistil. So if pistil has only one carpel, अगर ये पिस्टिल, गाइनोशियम और पिस्टिल ऐसा हम लोग उसको बोल सकते हैं, पिस्टिल में एक ही कार्पेल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्या, लास्ट स्लाइड कौन सा चाहिए? ये वाला. हो गया आर्या? आर्या सो गई. Okay, chalo. So gynoecium here can also be known as the pistil. Huh? So in a pistil, if it has only one carpel, then we call this condition as monocarpellary. नहीं, carpel is a single structure ना, ये वाला carpel हो गया, और group of carpel is pistil, also known as gynoecium. Okay, so this is known as monocarpellary. मोनोकार्पेलरी इसके लिए क्योंकि एक ही कार्पेल है. सपोज इसमें अगर एक से ज्यादा रहेगा, मेनी रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीकार्पेलरी. ओके, सो मोनोकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी. इफ ओनली वन कार्पेल इज प्रेजेंट इन अ पिस्टिल, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी पिस्टिल. इफ इट हैज मेनी, देन इट इज नोन एज पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल. ठीक है. And polycarpellary gynoecium can be bicarpellary, मतलब कितने कार्पेल्स रहेंगे? दो. Salvia is an example. It can be tricarpellary, having three carpels, so called as example is cucurbita. Or it can be tetracarpellary, मतलब four carpels, for example mustard. Or it can be pentacarpellary, मतलब five carpel like hibiscus. देखा है ना आपने hibiscus में 5 रेड कलर के डॉट्स दिखते हैं, बराबर? ठीक है. बायकार्पेलरी साल्विया, सलाइवा नहीं, साल्विया. ठीक है. सो वी हैव पॉलीकार्पेलरी gynoecium. पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल कैन बी बायकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी एंड पेंटाकार्पेलरी. ठीक है. तो ये कुछ एग्जांपल्स है, बस ये नाम और एग्जांपल, ये इतना ही जरूरी है. नाम से पता चलता है. व्हेन आई से बायकार्पेलरी मतलब 2 कार्पेल्स, ट्राइकार्पेलरी मतलब 3 कार्पेल्स,
टेट्रा कार्पेलरी मतलब 4 कार्पेल्स एंड पेंटा कार्पेलरी मतलब 5 कार्पेल्स, सब मिलकर बनता है पॉलीकार्पेलरी। डन, लिखा सबने ये? यस हेलो, सर। चलो अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो कार्पेल का कॉन्सेप्ट आएगा, सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, बाकी का पार्ट फ्राइडे को पढ़ते हैं। फाइन, चलो बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय। बाय, गुड नाइट।